Today our topic is thoracic and lungs examination. thoracic और lungs examination में हम क्या पढ़ते हैं कि एक मरीज आपके पास आ जाता है तो उसकी हम thoracic and lungs examination हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले आपको उसको समझने के लिए आपको उसकी एनाटमी का पता होना चाहिए। अगर आपको उसकी एनाटमी का पता नहीं तो आप thoracic and lungs की एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो। एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं कि वो आपका लंग्स किस एरिया तक फैला हुआ है और वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन है। हम सांस लेते हैं तो किस रास्ते पे हम सांस लेते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा लेट्स सी, हमारे पास एक इमेज है, पिक्चर है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेजल कैविटीज़ हैं, सही है। तो नेजल कैविटी में जब हम सांस लेते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नोस्ट्रिल से हम स्टार्ट करते हैं। नोस्ट्रिल पे हम सांस लेते हैं थ्रू नेजल कैविटी पे, फिर फेरिंग्स, सही है। फेरिंग्स से आपके पास ट्रेकिया, ट्रेकिया से आपके पास प्राइमरी ब्रांक्यूल्स, उसके बाद आपके पास सेकेंडरी ब्रांक्यूल्स, उसमें आपके पास अलवुलाई तक पहुंच जाता है। फिर अलवुलाई में क्या होती है, आपके पास ब्लड के साथ उसकी एक्सचेंज होती है। दो किस्म की हमारे पास एक्सचेंज है। एक आपके पास सिंपल ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग का मतलब क्या है, इनटेक एंड आउटटेक ऑफ एयर, या इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर, सही है। तो इट्स मीन दूसरा आपके पास जो अलवुलाई में होता है वो आपके पास क्या होता है, उसके बीच में वो ब्लड की दोनों की वो एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे एपिग्लॉटस को आप लोगों ने याद रखना है। एपिग्लॉटस हमारे पास एक छोटा सा ऑर्गन है लेकिन इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आपका एपिग्लॉटस बंद नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है, आपने पानी पी लिया, अगर वो पानी गलती से आपके लंग्स के ट्रैक में चला जाता है, ट्रिकिया में जाता है, तो आपका कफ करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, कफ करना स्टार्ट करते हैं। कफ हम क्यों करते हैं, वहाँ पे हमारे पास नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स एक्टिवेट होती है कि आप गलत जगह पे आ गए हो, आप बाहर निकलो। तो इसलिए हम कफ करते हैं। जब हम कफ करते हैं तो वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके पास कोई मील का पार्टिकल हो या आपके पास वो पानी का कतरा हो, जो भी हो, तो इसको हम निकालने की कोशिश। तो इससे मीन्स ये आपको ऑर्गन का आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको आसपी में भी आ सकते हैं कि डायग्राम आपको देते कि इसके नाम लिखो, तो इसलिए ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम आपके पास क्या है, द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह हमने कहा कि ये एक सीरीज ऑफ ऑर्गन है, जिस तरह हमने कहा कि नोस्ट्रिल से लेकर अलवुलाई तक हम सांस लेते हैं और सांस फिर हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं। द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम्स आर द लंग्स which carried out the exchange of gases as we breathe। प्राइमरी ऑर्गन आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम का क्या है, लंग्स है। क्या है, लंग्स। लंग्स क्या करता है, आपके पास कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। लंग्स में हमारे पास जो पार्टिकल्स है, अलवुलाई है, आपके पास क्या है, अलवुलाई। तो वो आपके पास फंक्शनल, बेसिक फंक्शनल पार्ट है, उसके थ्रू हमारे पास क्या होते हैं, वहां पे एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम के आपके पास है, द एयरवे आपके पास है, द लंग्स है एंड द मसल ऑफ रिस्पायरेशन। अगर ये तीन चीजें आपके पास होंगी तो आप नॉर्मल रिस्पायरेशन ले सकते हो। अगर इस तीन चीजों में कोई भी चीज काम करना छोड़ लेते हैं, आपके न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर की वजह से या कोई और मसले की वजह से, तो फिर आप सही तरीके से सांस नहीं ले सकते हो। रिस्पायरेटरी सिस्टम डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्स एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। ये भी आप लोगों को आ सकते हैं कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन है एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन है। कंडक्शन पोर्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर इंक्लूड दो। एमसीक्यू में आप लोगों को आ सकता है कि जब आपके पास एयर ट्रांसपोर्ट होता है उसका सीक्वेंस क्या है। आपने ये सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये सीक्वेंस आप लोगों को एमसीक्यूज में देते हैं कि कौन सा सीक्वेंस आपके पास क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट हमारे पास नोज है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड प्रोग्रेसिवली स्मॉल एयरवे फ्रॉम द प्राइमरी ब्रोंकाई टू द ब्रोंक्यूल्स। प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक ये आपके पास एक स्मॉल ट्रैक है, उसके थ्रू आपके पास ही जाते हैं। लेकिन एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है कि बीच में अगर वो एक मिस करते हैं या एक को आगे पीछे करते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इस सीक्वेंस को आप लोगों ने याद रखना है। रिस्पायरेटरी पोर्शंस कैरी आउट गैस एक्सचेंज। ये क्या करता है, हमारे पास गैस एक्सचेंज करता है। गैस एक्सचेंज किस तरह करता है, कंपोज ऑफ स्मॉल एयरवे कॉल्ड रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलर डक्ट।
मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि हमारे पास ब्रांक्यूल्स को स्मॉल ब्रांक्यूल्स में डिवाइड हुए हैं, वहाँ पर आपके पास डक्ट होते हैं, अल्वियोलर डक्ट उसको हम कहते हैं, एज वी एज ईयर से कॉल्ड अल्वोलाई, उसको हम क्या कहते हैं, अल्वोलाई कहते हैं। जो आपके पास फंक्शनल पॉइंट हैं उसमें आपके पास गैसेस एक्सचेंज होते हैं। अब एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेशन अपर एंड लोअर, ये आप लोगों को आसपी में आ सकता है। डायग्राम दिया जाता है कि अपर रिस्पायरेटरी में कौन कौन से ऑर्गन है या लोअर में कौन कौन से ऑर्गन है, या एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि अपर के ऑर्गन उसने दिए, उसमें एक ऑर्गन उसने लोअर का डाला है, तो आपको कहते हैं कि कौन सा आपके पास करेक्ट है। तो उसमें आपके पास स्पाइनोइडल साइनोसिस आपके पास है। साइनोसिस आप लोगों को पता है, फ्रंटल साइनोसिस है, मैक्सिलरी है आपके पास, सही है, एथमाइड है, स्पेनाइड है। उसके पास नेजल कैविटी आपके पास है, एंड फेरिंग्स है, सही है। आपके पास एडम एपल से ऊपर जितनी भी पार्ट्स है वो आपके पास अपर में आते हैं, एडम एपल से नीचे जो आपके पास है वो किस में आते हैं, लोअर में आपके पास आते हैं। ये आप लोग यहाँ आते हैं। लोअर में आपके पास लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, और लंग्स है, प्लूरल एंड डायफ्राम, सही। डायफ्राम हमारे पास एक पर्दा है, वो क्या करता है, आपके एब्डामिनल्स और रिस्पायरेटरी दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और ये आपके पास मेन फंक्शन है इसका रिस्पायरेशन में। थोरेसिक के कैविटी में हम क्या पढ़ते हैं, थोरेसिक केज या कैविटी में शेप ऑफ बोनी कोनियल शेप्स नैरोइंग एट टॉप बॉर्डर्स, इट इज डिफाइंड बाय स्टर्नम 3 पार्ट्स। ये आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है आप लोगों को, और डायग्राम भी आ सकता है, और उसको आप लेबल भी कर सकते हो कि स्टर्नम के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। मिनेब्री में आपके पास है बॉडी है एंड जिफाइड प्रोसेस है, क्योंकि ये आप लोगों को आगे फंक्शन भी आप लोग इसके करते हैं। सीपीआर करते हो तो स्टर्नम पे आप हाथ रखते हो, एनजी आप पास करते हो चेक करते हो तो जिफाइड के नीचे आप लोग चेक करते हो। कहाँ पे आप चेक करते हैं, क्योंकि रिसेंटली फाइन में एक एमसीक्यूज आया था कि जब एनजी पास होती है तो उसको कंफर्म करने के लिए हम पल्पेशंस करते हैं, अस्कल्टेशंस करते हैं, क्या करते हैं। तो मेजॉरिटी लोगों ने क्या कहा कि हम पल्पेशंस करते हैं, उसके लिए हम अस्कल्टेट करते हैं, थ्रू स्टेथोस्कोप हम उसकी साउंड सुनते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, रिब्स। रिब्स में आपके पास 12 पेयर है, फर्स्ट 7 अटैच टू द स्टर्नम्स। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि फर्स्ट 7 आपके पास कहाँ पे अटैच होते हैं, स्टर्नम के साथ आपके पास अटैच होते हैं। कॉस्टिल कार्टिलेज, कौन सा कार्टिलेज उसमें होता है, कॉस्टिल कार्टिलेज होता है। रिब्स 8, 9 एंड 10 अटैच टू कॉस्टिल कार्टिलेज अबव। फिर आपके पास 8, 9 एंड 10 कॉस्टल कार्टिलेज के साथ आप लोगों के पास होते हैं। रिब्स 11 एंड 12 आर फ्लोटिंग रिब्स। फिर 11 12 आपके पास क्या है, वो किसी के साथ अटैच नहीं होते, फ्लोटिंग रिब्स, हवा में वो तैरते हैं, मींस वो किसी चीज के साथ अटैच नहीं होते। 12 थोरेसिक रिब्स वर्टेब्रा है आपके पास। फिर 12 थोरेसिक वर्टेब्रा, एमसीक्यू में आ सकता है कि थोरेसिक वर्टेब्रा कितने हैं आपके पास, तो 12 है हमारे पास। फिर डायफ्राम, द फ्लोर सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डामिनल। डायफ्राम आपके पास क्या करता है, ये आपके पास एक फ्लोर है जो उसको सपोर्ट करता है एब्डामिनल से, और ये आप लोगों को आसमी में भी इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कैविटी है, कैविटी को कौन सा ऐसी चीज है जो आपके पास एब्डामिनल कैविटी और रेस्पिरेटरी कैविटी को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, सही। तो डायफ्राम आपके पास क्या करता है, ये सेपरेट करता है। कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो, सही। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्लेविकल्स है। ये आपके पास यहाँ पे आप लोग देख लो, फर्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, स्टर्नम पढ़ते हैं। ये आपके पास क्या है, मेनिब्रम ऑफ स्टर्नम है। ये आपके पास क्या है, सुप्रास्टर्नल नोच। ये आप लोगों को आज भी पूछ सकते हैं, आपके काम भी इसको आप लोगों ने याद रखना है। ये आपके पास फिर क्या है, बॉडी है, स्टर्नम की बॉडी है, और ये नीचे आपके पास क्या है, जिफाइड प्रोसेस, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके देखो कॉस्टल मार्जिन, ये आप लोगों के एक्सरे में काम आते हैं। ये चीज़ें नहीं है, ये डायग्राम अगर आपको याद हो तो एक्सरे में आपके काम आते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि कॉस्टल मार्जिन, ये आप लोगों को पता हो, ये कॉस्टल मार्जिन है आपके पास, सही है। ये इस तरह की जो शेप उसने बनाया, एंगल बनाया इसने, इसको हम कहते हैं कॉस्टल एंगल हम कहते हैं। 7 इंटरकॉस्टल स्पेस आपके पास 7 and 8 एमसीक्यू में आप लोगों के आ सकता है कि बिटवीन द 7 and 8 कौन सा इंटरकास्टल स्पेस है, 8 इंटरकास्टल स्पेस है या 7 इंटरकास्टल स्पेस है। 7 के नीचे जो होगा वो आपके पास 7 इंटरकास्टल स्पेस होगा। जिस तरह आपके पास 1 and 2 के बीच में ये आपके पास फर्स्ट इंटरकास्टल स्पेस है, 2 3 के बीच में सेकंड का। तो इस तरह ये आप लोग इस सीक्वेंस में आप लोगों ने गलत नहीं होना, इस सीक्वेंस को आप लोग पहचान लो।
फिर आपके पास सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ईसीजी लीड्स लगाते हैं, सही है। तो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस आप लोगों ने याद रखना है, या हम हार्ट साउंड सुनते हैं, सही। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टीरियर थोरेसिक लैंडमार्क। पोस्टीरियर थोरेसिक मींस एक फ्रंटल थोरेसिक में हमारे पास चेस्ट होता है, पोस्टीरियर बैक साइड पे आपके पास, तो उसमें आपके पास क्या होता है, वर्टेब्रे होते हैं। क्या होते हैं, वर्टेब्रल प्रोमिनेंस होते हैं, फ्लेक्स हेड, फील मोस्ट प्रोमिनेंट, बोनी प्रोजेक्शंस एट द बेस ऑफ द नेक, C7, नेक्स्ट लोअर वन इज T1। आपके पास ये क्या है, क्या है ये, प्रोसेस स्पाइनस है, प्रोसेस स्पाइनस है। ये आप लोगों को डायग्राम दिए जाते हैं, फिर आपको कहते हैं इसको लेबल कर लो। आज भी मैं सारा डायग्राम दे सकते हैं कि इसको लेबल कर लो। अच्छा, तो ये आप लोगों को स्पाइनस प्रोसेस आपके पास के स्पाइनल कॉलम में है आपके पास, एंड स्केपुला सिमेट्रिकली लोअर टिप्स एट द 7 and 8 रिब्स। ये आपके पास 7 and 8 रिब के पास सिमेट्रिकली लोअर टिप्स आपके पास है। ये पोस्टीरियर साइड आप लोगों के पास डायग्राम है, सही है। C7 से स्टार्ट हुआ है, सही। C7 से नीचे हमारे पास चेस्ट स्टार्ट हुआ है, सही, T12 तक। C7 से लेकर T12 तक इसके बीच में आपके पास क्या है, चेस्ट है। तो इसके बीच में हम देखते हैं, हम उसको मजा करते हैं। अच्छा, आप लोगों को आज भी में वर्टेब्रा आपके टेबल पे भी रख सकते हैं। आपको कहते हैं कि इसमें आपके पास मुझे पार्ट्स बताओ, ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा इसके लैब में देखना है कि वर्टेब्रा के कौन कौन से पार्ट्स वहाँ पे पड़े हैं। तो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T1, क्लेविकल्स आप लोगों के, स्केपुला आपके पास है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला। उसमें आप लोगों के पास ये स्केपुला की एंगल नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ तक पहुँच जाते हैं। आगे हम पढ़ लेंगे कि इसका लेंथ कितना है, सही है। और साथ में आप लोगों के पास इसके डायग्राम, फिर ये आपके पास इसका शेप भी आप लोग देखते हो, क्योंकि हमारे पास जो डिफॉर्मिटीज़ होती है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास काइपोसिस है, लॉर्डोसिस है, स्कूलियोसिस है, तो वो भी हमारे पास स्पाइनल की शेप में चेंज आ जाती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि उसके शेप। जी, how to auscultate the patient to the posterior side? लेटर ऑन वी विल डिस्कस। रेफरेंस लाइन, ये लाइन आप लोग याद रखना है, रेफरेंस है, क्योंकि आप लोग जब अस्कल्टेट करते हो, जिस तरह इसने पूछा कि हम अस्कल्टेट करते हैं, तो उसका अपना तरीका है, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में हम करते हैं। इंटीरियरली हम किस तरह अस्कल्टेट करते हैं, पोस्टीरियरली हम किस तरह अस्कल्टेट करते हैं, वो आगे स्लाइड्स में है। इंटीरियर चेस्ट, मिड स्टर्नल लाइन आपके पास होगा, मिड क्लेविकल, मिड स्टर्नल लाइन आपके पास होगा, और मिड क्लेविकल लाइन आपके पास होगा। तो मिड स्टर्नल लाइन आपके पास कौन सा है और मिड क्लेविकल लाइन आपके पास कौन सा है, आगे इमेज में है। ये देखो आपके पास मिड स्टर्नल लाइन, ये आपके पास कौन सा है, स्टर्नल। मिड को कहते हैं स्टर्नल, स्टर्नल के ऊपर मिड जो लाइन होगा उसको हम क्या कहते हैं, मिड स्टर्नल लाइन। मिड स्टर्नल लाइन आपके पास ये हुआ, साथ में मिड क्लेविकल, ये आपके पास क्लेविकल है, क्लेविकल यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके बीच में ये क्लेविकल मीटर है। फिर इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, एक्सिलरी के फ्रंट पे आपके पास कौन सा लाइन है, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन आपके पास है। अच्छा, बैक साइड पे अगर हम देख लें, यहाँ पे आपके पास स्केपुला है, तो स्केपुलर लाइन आपके पास है। यहाँ पे आपके पास वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा लाइन आपके पास है। स्केपुलर लाइन एंड वर्टिब्रा लाइन आपके पास बैक साइड पे ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास इधर हम देखें, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन आपके पास है, मिड एक्सिलरी लाइन आपके पास है, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन आपके पास है। अच्छा, ये लाइन हम क्यों पढ़ते हैं, ये लाइन हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब कोई आर्गन हमारे पास बढ़ जाता है उसका हमें पता चल जाता है, मीन साइज में इनलार्ज हो जाता है, नंबर 1। दूसरा, जब हम ईसीजी लीड लगाते हैं, जब हम ईसीजी लीड लगाते हैं हम कहते हैं कि मिड एक्सिलरी लाइन पे लगाओ, सही है, या इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे लगाओ। V5 एंड V6 हो, V5 V6 जब हम लगाते हैं वो कहाँ पे रखते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन पे हम लगाते हैं, V6 और V5 हम यहाँ पे रखते हैं। जो पोस्टीरियर लाइन है, दो किस्म की हमारे पास ईसीजी होती है, एक इंटीरियर हम नॉर्मल ईसीजी हमारे पास होती है, एक पोस्टीरियर लीड ईसीजी होती है। जो पोस्टीरियर लीड ईसीजी होती है तो हम फिर बैक साइड पे स्केपुला के नीचे हम उसकी लीड लगाते हैं, से उसको हम पोस्टीरियर ईसीजी फिर कहते हैं, वो आगे ईसीजी में पढ़ लेंगे। फिर ये आप लोग देख लो, एनाटॉमी है, मिड स्टर्नल लाइन आपके पास है, ये मिड स्टर्नल लाइन आपके पास है, ये फिर मिड क्लेविकल लाइन आपके पास है, ये इंटीरियर एक्सिलरी लाइन आपके पास है। यहाँ पे आपके पास स्टर्नल नोच जो हमने पढ़ा था, एंगल ऑफ लोएस, ये आपके पास एंगल ऑफ लोएस है,
सही। जो हाँ मिनेब्रम और बॉडी के बीच में जो आपके पास एंगल होता है उसको एंगल ऑफ लोएस कहते हैं। ये एमसीक्यू में प्रीवियस दफा आया था कि एंगल ऑफ लोएस किसके बीच में होता है, सही याद रखना। सेकंड इंटरकास्टल स्पेस आपके पास मैंने आप लोगों को बताया था कि रिब्स के बीच में उसको सेकंड इंटरकास्टल स्पेस दें। फिर आपके पास लंग जो है वो आपके पास डिवाइड हुए, एक साइड पे आपके पास 2 लोब्स है, एक साइड पे आपके पास 3 लोब्स है, अपर लोब्स, मिडल लोब्स एंड लोअर लोब्स, अपर एंड लोअर लोब्स। द थोरेसिक कैविटी में आप कौन कौन सी चीज है, मेडिस्ट्रियम मिडल ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज बिटवीन द 2 लंग्स विच कंटेन हार्ट। उसमें हमारे पास 2 लंग्स होते हैं और साथ में हमारे पास क्या होता है, हार्ट होता है। तो थोरेसिक कैविटी कंटेन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, थोरेसिक कैविटी हमारे पास कंटेन होती है नीचे ये ऑर्गन्स पे। एसोफेगस उसमें होता है, ट्रीकिया होता है, हार्ट होता है, ग्रेट वेसल होता है, लंग्स होते हैं। अब ये चीज़ें हम क्यों पढ़ते हैं कि ये हमारे पास मेन ऑर्गन है थोरेसिक कैविटीज़ के। हार्ट है आपके पास, लंग्स है आपके पास, ग्रेट वेसल आपके पास है और साथ में आपके पास ट्रीकिया है। तो ट्रीकिया भी हम पढ़ते हैं, कभी कभी ट्रीकिया हमारे पास एक साइड पे डिवेट होती है, तो उसमें भी मरीज को मतलब क्यों डिवेट होती है, कंजेनिटल भी हो सकती है, वहाँ पे कोई ट्यूमर हो उसकी वजह से भी हो सकते हैं, या कोई और मसला हो सकता है। और इसका हमें पता किस चीज़ में लगता है, एक्सरे में हमें पता चलता है कि ट्रीकिया उसका स्ट्रेट है या डिवेट हुए एक साइड्स पे। प्लूरल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द मेडिस्ट्रियम कंटेन ऑफ लंग्स। फिर आपके पास प्लूरल कैविटी आपके पास है, प्लूरल कैविटी में प्लूरल इफ्यूजन वगैरह जमा होते हैं, तो इसलिए प्लूरल कैविटी का आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लूरल कैविटी क्यों इंपॉर्टेंट है। जब प्लूरल कैविटी में कोई इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे फ्लूइड जमा होते हैं तो उसके लिए फिर हम चेस्ट ट्यूब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चेस्ट ट्यूब हम लगाते हैं। चेस्ट ट्यूब के थ्रू हम उसको ड्रेन करते हैं, उसको हम ख़त्म करते हैं उस फ्लूइड्स को। लंग्स बॉर्डर आपको पता होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। लंग्स बॉर्डर में आपके पास इंटीरियर चेस्ट है, आपके पास लेटरल चेस्ट है एंड पोस्टीरियरली चेस्ट है, 3 में उन्होंने डिवाइड किया है। इंटीरियरली चेस्ट में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 सेंटीमीटर है। बेस रेस्ट ऑन द डायफ्राम्स 6 रेप्स, बेस जो है वो रेस्ट करता है डायफ्राम पे 6 रेप्स पे। लेटरल चेस्ट आपके पास है एक्सटेंडेड फ्रॉम एक्सेला अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 रेप्स आपके पास है। पोस्टीरियरली अप्रॉक्सीमेटली ऑफ लंग्स इज एट C7 बेस T10 ऑन द डीप इंस्पायरेशन ऑफ T12। तो ये आप लोगों के पास जो एपेक्स ऑफ द लंग्स है एट द C7 बेस T10 आपके पास ऑन द डीप इंस्पायरेशन ऑफ द T12। डीप इंस्पायरेशन मीन जब हम लंबा सांस लेते हैं तो उसमें आपके पास ये T12 तक पहुंच जाता है। फिर राइट लंग्स आपके पास 3 लोब्स है। ये एमसीक्यू में आता है कि राइट लंग्स के कितने लोब्स होते हैं और लेफ्ट के कितने होते हैं। तो ये आप लोग इस तरह याद करो कि राइट साइड मजबूत होता है तो इसलिए राइट साइड पे आपके पास 3 लोब्स है, लेफ्ट साइड कमज़ोर होते हैं इसलिए उसके 2 लोब्स है। तो ये इस तरह एक फार्मूला आप याद करो कि राइट साइड मजबूत है तो इसमें आपके पास कितने लोब्स है, 3 लोब्स है, और लेफ्ट साइड आपके पास वो है कमज़ोर है तो उसमें 2 लोब्स है। सही है। तो अब महमूद अच्छा अब क्या है, इसमें राइट साइड पे आपके पास अपर लोब्स होगा, मिडल लोब्स होगा एंड लोअर लोब होगा। 3 लोब्स है आपके पास। इस तरह आपके पास लेफ्ट साइड पे लेफ्ट अपर एंड लोअर 2 लोब्स आपके पास हुए नर्विंग ड्यू टू द हार्ट। क्यों, ये नैरो भी है, वो वाइड है, ये नैरो है क्योंकि वहाँ पे आपके पास हार्ट है तो इसलिए उसका वो क्या है, थोड़ा सा नैरो है। कार्डियक नोच उसमें है, वहाँ पे आपके पास नैरो है। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सरे जब आप करते हो उसमें हार्ट की कार्डियो में गिली होती है तो वो भी बड़ा नज़र आ जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपके पास 4th रिब आपके पास यहाँ पे सही है। राइट अपर लोब्स है, लेफ्ट अपर लोब्स है, राइट मिडल लोब्स है, राइट लोअर लोब्स, लेफ्ट लोअर लोब्स। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह के टर्म्स आते हैं तो आपको पता है। हॉरिजॉन्टल फेशर आपके पास है, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फेशर। ये चीज़ें आप लोगों को अगर आसपी में उन्होंने इस तरह के डायग्राम दिए तो आप लोग इन चीज़ों को याद कर लो। सही है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि जब आप एक्सरे करते हो, एक्सरे में फिर अक्सर इस तरह होता है कि ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो या लंग में कोई ट्यूमर हो या कैंसर हो, कोई भी मसला हो, सही है, तो उसमें अक्सर लोब्स इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, लोब्स इफेक्ट होते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि आपको लोअर लोब्स इफेक्ट होता है या अपर लोब्स है या मिडल लोब्स है, तो आप उसको इस हिसाब से फिर डायग्नोज करते हो। या एक मरीज है उसको नमूनिया है, सही है, या COPD है या ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि कौन से ईयर को उसने ज़्यादा इफेक्ट किया है।
सही है। तो अगर फ्लूइड जमा होते हैं तो वो किस लोब में है, कितने हैं, तो वो हमारे पास सब एक्सरे में हमें पता चल जाता है। तो इसलिए हम इसकी एनाटॉमी पढ़ना जो है वो लाजमी होता है। बैक साइड से अगर हम देख लें, ओब्लिक फीचर आपके पास यहाँ पे ये है, सही, राइट अपर लोब्स यहाँ पे है, राइट लोअर लोब्स। अब बैक साइड पे हमारे पास फिर मिडल वो नज़र नहीं आता है, सही है। फिर मिडल आपको हमें उसका स्पेस इतना हमें नज़र नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ T12 यहाँ तक है। लंग्स जो एक्सपेंड होते हैं यहाँ तक आते हैं, अगर डीप इंस्पायरेशन हम लेते हैं फिर वापस इधर तक जाता है, क्योंकि डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, इंटीरियर नीचे की तरफ चला जाता है, सही है। इसकी समझ आ गई। बैक साइड पे आप लोग देख लो, लेफ्ट अपर लोब से, राइट अपर लोब से, लेफ्ट लोअर लोब से एंड राइट लोअर लोब से, ये आप लोगों ने याद रखना है। T12 तक आप लोगों के पास अगर आप डीप इंस्पायर करते हो तो आपके पास नीचे आ सकते हैं। अब अगर हम लेटरल साइड पे देख लें, सही, स्पाइनस प्रोसेस आपके पास यहाँ पे है, सही, T3 के साथ आपके साथ फिफ्थ रिब्स एट मिड एक्सिलरी, ये फिफ्थ रिब्स है आपके पास मिड एक्सिलरी में, राइट अपर लोब्स, राइट मिडल लोब्स एंड राइट लोअर लोब्स। अगर हम साइड से हम इसका एक्सरे लेते तो उसमें आपको इस तरह की नजर आएगी, सही। सिक्स रिब्स मिड क्लेविकल लाइन आपके पास है। तो ये हम इसलिए हम इसको करते हैं क्योंकि जब हम उसकी अस्कल्टेशन करते हैं, आपकी अस्कल्टेशन में अगर फॉर एग्जांपल आपके पास राइट लोअर लोब में आपके पास कोई ट्यूमर है, क्या है, ट्यूमर है, तो फिर आपके पास कौन सा साउंड होगा, रेजोनेंट साउंड नहीं होगा, डल साउंड होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ट्यूमर है। तो इस वजह से जब हम अस्कल्टेट करते हैं, परकशंस करते हैं, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि मीन्स ये किस तरह है। ये आपके पास दूसरी साइड के लेफ्ट अपर लोब से आपके पास एंड लेफ्ट लोअर लोब से आपके पास लेफ्ट ओब्लिक फिशर आपके पास है, बीच में क्या है, लेफ्ट ओब्लिक फिशर। ये आपके पास ओब्लिक फिशर का मतलब ये कि उसने डिवाइड किया है, लोब्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। जो दो लोब्स डिवाइड है उसके बीच में जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट ओब्लिक फिशर हम कहते हैं। सिक्स रिब्स एट मिड क्लेविकल लाइंस तक आपके पास है स्पिनाइड प्रोसेस ऑफ T3। ये आपके पास कौन सा व्यू है, लेफ्ट लेटरल व्यू है, सही। अच्छा, ये आप लोग देख लो, एपेक्स ऑफ लंग्स, सही है। ये आपके पास एपेक्स है, ये आपके पास बेस है, लेकिन हार्ट में हमारे पास क्या है, उल्टा है, एपेक्स नीचे है, बेस ऊपर है। तो इस तरह आपके पास राइट मिडल एंड लेफ्ट लोअर, लेकिन लेफ्ट लोअर बैक साइड पे हमें क्लियरली वो नजर आ जाता है और फ्रंट साइड पे कम। ये आपके पास पे लेटरल व्यू है, सही, वो आपके पास ओब्लिक फीचर है, ये आप लोग देख लो इस इमेज को। अच्छा, अब प्लूरल एंड प्लूरल कैविटी क्या है, प्लूरल एंड प्लूरल कैविटी क्या है आपके पास, द आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग्स एंड द एडजस्ट इंटरनल thoracic wall are lined by the serous membranes called pleura, which is formed from simple squamous epithelium. The outer surface of each lung is tightly covered by the visceral pleura, while the internal thoracic walls and lateral surface of the mediastinums and the superior surface of the diaphragms are lined by the parietal pleura. अब प्लूरल एंड प्लूरल कैविटी आपके पास क्या है, ये आपके पास लंग्स के साइड पे क्या है, एक कैविटी है, आउटसाइड ऑफ द लंग्स क्या है आपके पास, एक कैविटी है, आउट सरफेस ऑफ ईच लंग्स, हर लंग्स के आउट सरफेस पे है। द एडजेसेंट इंटरनल thoracic walls लाइंस द सीरियस मेम्ब्रेन्स कॉल्ड प्लूरा, ये एक मेम्ब्रेन है आपके पास, उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। विच फॉर्म द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जो आपके पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। आप लोगों के एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि आपके पास जो आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरा हम उसको कहते हैं, और ये किस सेल से बना है, किस टिश्यू से बना है आपको, तो इस स्क्वामस एपिथेलियम से आपसे बना है। आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स टाइटली कवर बाय द विस्टरल प्लूरा, उसको हम विस्टरल प्लूरा कहते हैं, एक पैराइटल प्लूरा, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। विस्टरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा में क्या डिफरेंशिएट है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और आज भी आपसे पूछ भी सकते हैं। हाँ, आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स को हम टाइटली कवर होते हैं, उसको हम विस्टरल कहते हैं, आगे इमेज में है। while the internal thoracic walls and lateral surface of the mediastinum and the superior surface of the diaphragm are lined by the parietal pleura। अब डायफ्राम का जो superior surface है या आपके पास internal thoracic का जो lateral surface है mediastinum का, वो आपके पास parietal pleura से बना है। जो visceral pleura आपके पास है वो आपके पास क्या है, outer surface है। ये हमारे पास आगे इमेज में है, ये इमेज आप लोग देख लो, इसमें आप लोग देखो, ये बीच में आपके पास क्या है, प्लूरल कैविटी है, क्या है, प्लूरल कैविटी है।
पेराइटल प्लूरा आपके पास इनर साइड पे है, विस्टरल प्लूरा आपके पास इस साइड है, लंग साइड पे है। जो लंग साइड पे आपके पास है वो पेराइटल प्लूरा है, और जो आपके पास आउट साइड पे है वो आपके पास विस्टरल प्लूरा है। अच्छा बताओ, विस्टरल एंड पेराइटल प्लूरा में क्या डिफरेंस है जी? विस्टरल जो है वो इंटरनल साइड में हाँ, और जो पेराइटल है वो आउटर साइड में होगा। और उसके बीच में क्या होगा? प्लूरिक्यूटी होगा। प्रोडक्टिविटी में क्या जमा होगा? फ्लूइड है जो हाँ स्क्वीजिंग काम करते हैं। सही। ये इसमें फ्लूइड हमारे पास होता है, लेकिन ये हमारे पास जस्ट कुशन्स का काम करता है। अगर ये ज़्यादा होते हैं, सही है, तो फिर हम उसकी इन्फेक्शन होते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा होते हैं तो फिर मसला करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल उसमें फ्लूइड होते हैं, वो कुशन का काम कर देते हैं। अच्छा, जब फ्लूइड ज्यादा हो जाता है तो इसे पल्मोनरी एडीमा इसे कहते हैं कि नहीं नहीं, पल्मोनरी एडीमा वो अलग चीज़ है, वो कार्डिक में होता है। सही। अच्छा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके पास, सुन लो नदीम। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके पास। लेफ्ट लंग्स, नो मिडल लोब से आपके पास ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके पास। जो लेफ्ट लंग्स आपके पास है उसमें नो मिडल लोब्स आपके पास होगा। इंटीरियर चेस्ट कंटेन अपर एंड मिडल लोब्स विद वेरी लिटिल लोब लोअर लोब्स। जो आपके पास इंटीरियर चेस्ट में होगा उसमें आपको हमने कहा कि अपर एंड लोअर मिडल लोब्स आपके पास ज़्यादा होंगे। सही है। मिडल लोब्स उसमें क्या होता है? वेरी लेटर होता है, कम होता है। जो पोस्टीरियर चेस्ट आपके पास है हिज ऑलमोस्ट ऑल ओवर आर लोब्स आर लोअर लोब्स, उसमें ज़्यादातर लोअर लोब्स होता है। राइट मिडल लोब्स डजंट प्रोजेक्ट इनटू द पोस्टीरियर चेस्ट, वो पोस्टीरियर साइड पे नहीं होता है। जिस तरह आप लोगों को मैंने इमेज में दिखाया कि वो पोस्टीरियर साइड पे आपके पास नहीं था। सही है। राइट मिडल लोब्स आपके पास वो वहाँ पे नहीं होता है, वो फ्रंट साइड पे होता है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? ट्रीकिल एंड ब्रोंकियल ट्री आपके पास है। ट्री क्या इंटीरियर टू इसोफेगस है, 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग्स, बीइंग एट क्या लिखा है? क्रिकॉइड कार्टिलेज bifurcates just below the sternal angle of Lewis. Right main stem bronchus shorter, wider, more verticals. Left main stems bronchus. अच्छा, इसमें आपके पास क्या होता है? ट्री के आपके पास इंटीरियर टू एसोफेगस होता है। इंटीरियर टू एसोफेगस आपके पास क्या होगा? ट्री के आपके पास होगा 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। एमसीक्यू में आ सकता है कि कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है? 10 to 11 सेंटीमीटर आपके पास लॉन्ग होता है। कौन सा कार्टिलेज? क्रिकॉइड कार्टिलेज आपके पास होता है। बिफरकेट्स जस्ट बिलो द स्टर्नम एंगल ऑफ लोएस। सही। यहाँ पे आप लोग इसमें देख लो, ये आपके पास फेरिंग्स है, ये आपके पास एपिग्लॉटस है, यहाँ आपके पास लेरिंग्स है, यहाँ आपके पास ट्रीकिया है। सही। करीना पॉइंट्स आप लोगों को पहचान को है? सही। जहाँ पे आपके पास लंग्स डिवाइड उसको हम कहते हैं करीना, हम कहते हैं। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आप लोगों को पूछ भी सकते हैं कि ये आप लोगों ने याद रखना है। सही है। टर्मिनल ब्रोंकियल्स, उसको फिर अलुलाई में ये आप लोग इमेज में देखिए डिवाइड हुए। फिर यहाँ पे अगर हम देख ले आपके पास डस्ट पार्टिकल्स हो, सीले आपके पास वो क्या कहते हैं? वो कैच करते हैं। इंटरनल हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सीले हम कहते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल्स हमारे डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसको कैच करते हैं और वो गॉबलेट से वहाँ पे रिलीज हो जाता है, उसको किल करते हैं। अच्छा, इस इमेज में हम देखो आपके पास क्या है? ट्री की आपके पास है लेफ्ट मेन ब्रांच आपके पास है एंड राइट मेन ब्रोंकस आपके पास है। लेफ्ट मेन ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। अच्छा, यहाँ पे आपके पास देखो ट्री की आपके पास है तो आगे 2 में डिवाइड हुआ है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक इंटीरियर व्यू है, एक आपके पास पोस्टीरियर व्यू है। इंटीरियर व्यू भी देख लो, पोस्टीरियर व्यू आप लोग देख लो। Alveolar duct and alveoli contain small sac-like cavities called alveoli and alveolus is about 0.25 to 0.5 millimeters in diameter। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि उसका डायमीटर कितना है। डायमीटर आप लोगों ने याद रखना है।
Its thin walls is specialized to promote diffusion of gases. ये क्या करता है? diffusion of gases करता है। ये आप लोगों ने क्या याद रखना है, अक्सर MCQ में आता है कि वहाँ पे इफ्यूजन होती है या वेंटिलेशन होती है या डिफ्यूजन होती है या ऑल ऑफ द अबव होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूजन आपके पास होती है आपके पास। गैस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस इन द alveolar duct। गैस एक्सचेंज क्या करता है? टेक प्लेस करता है alveolar duct में, which contain approximately 300 to 400 मिलियन alveoli। तो उसमें आपके पास अप्रोक्सीमेटली 300 से लेकर 400 मिलियन alveoli होते हैं वहाँ पे। और ये आपके पास सामने alveoli का एक इमेज है आपके पास, सही है। उसमें ये ब्लू आपके पास वेनस का है, ये आपके पास क्या है? आर्टरीज आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे आपके पास कैपिलरी से तो क्या करते हैं? बीच में एक्सचेंज करते हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को। अब रेस्पिरेटरी रेट, ये जस्ट रिवीजन से आप लोगों की प्रीवियसली एग्जामिनेशन पे हम नहीं आए, जो हम इनार्ट में पढ़ते हैं, लैंडमार्क्स पढ़ते हैं, ताकि हमें फिर ग्राउंड बन जाए तो फिर हम असेसमेंट आसानी से कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेट आप लोगों को पता है कि क्या है। देयरफॉर रेस्पिरेटरी रेट इज ऑफन मेजर्ड secretly by observing the respiratory movement of the chest wall while placing your finger over the patient's radial pulse and telling them that you are taking their pulse। हमने मरीज को धोखा देना है। क्या करना है? धोखा देना है। हम मरीज को बताएंगे कि मैं आपका पल्स चेक करता हूं, लेकिन हम उसका रिस्पायरेशन चेक करेंगे। मरीज को कभी भी ये नहीं बताएंगे कि मैं आपका रिस्पायरेशन चेक करता हूं। हम मरीज को बताएंगे कि मैं आपका पल्स चेक करता हूं, लेकिन एक्चुअली हम क्या करेंगे? हम उसका रिस्पायरेशन चेक करेंगे। तो इसलिए हम रेडियल पेस का हाथ रखेंगे इस तरह, और हम उसके चेस्ट को हम इस तरह देखेंगे। अगर चेस्ट पे कोई एक्स्ट्रा कंबल हो, कोई भी चीज़, तो हम उसको हटाएंगे ताकि चेस्ट हमें क्लियरली नज़र आ जाए। एक तरह का यही भी है। दूसरा, हम इसके आर्म को हम चेस्ट के अगेंस्ट इस तरह कर लेंगे, इधर हम हाथ रखेंगे तो उसका चेस्ट अप एंड डाउन होता है, तो हमें आसानी से उसका हाथ अप एंड डाउन होगा तो हमें आसानी से उसका पता चल जाता है। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट इज 12 to 20। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट आपके पास क्या है? 12 to 20 आपके पास है। अगर रेस्पिरेटरी रेट आपके पास नॉर्मल से कम होगा तो उसको हम रिडिप्ने कहते हैं, नॉर्मल से आपके पास ज़्यादा होगा तो उसको हम टेकिप्ने कहते हैं। अगर एब्सेंस हो तो उसको हम एपने कहते हैं, अगर नॉर्मल हो तो उसको हम यूपने कहते हैं। अराइज रेस्पिरेशन इज कॉल्ड टेकिप्ने। ये आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकते हैं, फिर ये मत कहना कि ये फोइन के एमसीक्यूज हैं, क्योंकि ये चीज़ इनके साथ इंटर रिलेटेड है, इसलिए एमसीक्यू में आ सकते हैं। मैकेनिक ऑफ रेस्पिरेशन आपके पास क्या है? 4 मेजर फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम है आपके पास। सप्लाई O2 फॉर एनर्जी प्रोडक्शंस, remove CO2 waste product of energy reactions, homeostasis, acid base balance of arterial bloods and heat exchange। ये आप लोगों के पास पहले क्या करता है? सप्लाई करता है किस चीज़ को? ऑक्सीजन को, सही है, एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, वो जमा होते हैं तो उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। होमोस्टेसिस एसिड एंड बेस बैलेंस करता है, सही है। ये हमारे पास एबीजीज जब हम लेते हैं आर्टीरियल ब्लड जैसे, उससे हमें पता चल जाता है कि उसका एसिड बेस बैलेंस किस तरह है, उसका ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर कितना है। और हीट एक्सचेंज, और हीट भी एक्सचेंज करता है। हमें इस तरह कॉमनली पता नहीं चलता कि हमारे बॉडी से हीट निकल रहा है, लेकिन जब सर्दी होती है, हम सांस लेते हैं तो उससे जो वेपराइजेशन की तरह होती है तो हमें पता चल जाता है, लेकिन गर्मी में तो हमें ये सच पता नहीं चलता है। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेट मेंटेन पीएच को मेंटेन करता है। एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सप्लाइंग O2 एंड एलिमिनेट CO2। नॉर्मल रेंज वैल्यू ऑफ आर्टीरियल ब्लड्स गैसेस पीएच। ये आप लोगों को नॉर्मल वैल्यू आपके पास है, ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसको अपने साथ नोट कर लो कि पीएच आपके पास 7.35 से 7.45 तक है, और CO2 आपके पास 35 से 45 mm ऑफ Hg है। PO2 आपके पास 80 to 100 mm ऑफ Hg है। SaO2 आपके पास 94 to 98% है, लेकिन कुछ बुक्स में आपके पास 92 to 100% आपके पास ये देते हैं, सही है। एक बात याद रखना, पीएच आपके पास 7.35 से 7.45 तक है। PaCO2 आपके पास 35 to 45 है। PO2 आपके पास 80 to 100 है। SaO2 आपके पास 92 to 100 आपके पास ऑक्सीजन सेचुरेशन है। अगर किसी ने आपको कहा कि ऑक्सीजन सेचुरेशन आपके पास 110 भी हो सकता है, लेकिन 110 हमारे पास ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारे पास पल्स ऑक्स हो, पल्स ऑक्सीमीटर जो हम उंगली में लगाते हैं वो हो, या आपके पास कार्डिक मॉनिटर हो, दोनों में से कोई भी चीज़ हम लगाए वो 100 से ज़्यादा शो नहीं करता है। उसमें सेट किया है कि 100 तक होता है।
फिर अगर ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा जमा होता है या ज़्यादा होता है थ्रू विंड के थ्रू या थ्रू ओवर ऑक्सीजन हम देते हैं मरीज को, हाइपर वेंटिलेट करते हैं हम मरीज को, तो फिर हम एबीजी से मालूम करते हैं। एबीजी में आपके पास 100 से अबव जा सकता है, PaO2 आपके पास 100 से अबव भी शो करता है, 110 भी शो करता है, 120 150 भी शो कर सकता है, सही है। लेकिन 80 तक आपके पास नॉर्मल है। फिर हमारे पास 60 से कम होता है, अगर PaO2 60 से कम होगा तो हम मरीज को वेंट पे डालते हैं। किसी पे डालते हैं? वेंट पे। और उस मरीज को हम क्रिटिकल भी कह सकते हैं कि ये मरीज हमारे पास क्या है? क्रिटिकल है। नेक्स्ट हमारे पास लंग्स हेल्प टू मेंटेन द पीएच बैलेंस बाय एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ CO2 थ्रू हाइपोवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर हाइपोवेंटिलेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के में ज़्यादा जमा होगा, अगर हाइपरवेंटिलेशन होगा तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्लीटली वॉश आउट भी कर सकता है, सही। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखें, हाइपोवेंटिलेशन क्या है एंड हाइपरवेंटिलेशन क्या है। अब हम हेल्थ असेसमेंट के टॉपिक पे आ गए।